तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशंस होते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी को आज के एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो के साथ में बने रहिएगा। और साथ ही में जितने भी डेरिवेशन आज की वीडियो में कराए जा रहे हैं, सभी को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेशन कराए जाएंगे सभी का प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको डेरिवेशन को जब भी आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा तो करना है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताई जाएंगी, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही में इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन होते हैं, जिनकी भी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है, वो सारे के सारे डेरिवेशन आज के इस वीडियो में करवा दिए जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप ले सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको फिजिक्स के ऑल चैप्टर्स का नोट दिया जाएगा और साथ ही में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको भी चाहिए वो लोग ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। व्हाट्सएप नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना, वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर में आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण डेरिवेशंस होते हैं, जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा होती है। तो एक एक करके सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशंस को देखते हैं। तो लेकर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्या क्वेश्चन होने वाला है? क्वेश्चन आपका होने वाला है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये आपका लघु उत्तरीय सेकेंड टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है और दीर्घ में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कम से कम 8 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या बताना है? हम लोग को बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसको, ये डेरिवेशन है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले चित्र को समझना होगा। तो इस प्रकार से आपका ये चित्र हो जाता है। अब चित्र हो जाता है लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा कर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊँगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेना है इस प्रकार से, क्योंकि हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में ही क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ए बी नाम दे देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है वो आपका -Q और +Q आवेशों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु कितनी हम लोग मान लेते हैं, O मान लेते हैं। मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका -Q और +Q आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। तो यदि हम लोग चाहें -Q से मध्य बिंदु O तक की दूरी कितनी मान लें, L मान लें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर हम लोग क्या करें, मध्य बिंदु O से +Q तक की दूरी कितनी मान लें, हम लोग यहाँ से यहाँ तक भी L मान लें। तो टोटल कितना हो जाती है दूरी आपकी टोटल हो जाती है 2L। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब इसको हम लोग और आगे समझते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु जो आपका O है, ठीक है, मध्य बिंदु O से मान लीजिए आप लोग R दूरी पर, यहाँ से मान लीजिए मध्य बिंदु O है ना, तो यहाँ से R दूरी पर, ऐसे मान लीजिए R दूरी पर कोई बिंदु आप लोग P मान लीजिए, जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। और जब हम लोग क्या करेंगे, +Q आवेश के कारण, यानी कि जो आपका +Q आवेश है, इसके कारण जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे, तो इसकी जो दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी। ठीक है, इसको हम लोग E1 नाम दे देते हैं। और जब हम लोग -Q आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दिशा जो होगी वो आवेश की दिशा की ओर ही होगी, तो इसके हम लोग E2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी भी हम लोग को पता होना चाहिए। दूरी कैसे निकालोगे, तो दूरी भी आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो। तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, B से, यानी कि जो आपका ये B है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो दूरी कैसे निकालोगे, आप लोग को पता है कि जो मध्य बिंदु O है, O से B तक की दूरी कितनी है, L है। ठीक, और फिर मध्य बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, R में से L को निकाल देंगे, यानी कि इतना जो है आपको जब हम लोग R में से निकाल देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका, R माइनस L कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी यहाँ से, यानी कि यहाँ जो बिंदु B है, B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, R माइनस L हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम लोग माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो आप लोग को पता है कि जो आपका माइनस Q है, माइनस Q से मध्य बिंदु तक की दूरी कितनी है, L है, और फिर आपका मध्य बिंदु O से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, R है। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे हम लोग, यहाँ हम लोग R प्लस L कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। तो हम लोग जब R प्लस L कर देंगे तो हम लोग की माइनस Q से P तक की दूरी भी आपकी निकल करके आ जाएगी। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें थी चित्र में जो मैं आपको समझाना चाहता था, और जब इतनी चीज़ें आप लोग समझ जाओगे ना तो फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका डेरिवेशन आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग उसका थ्योरी लिखते हैं। किस प्रकार से थ्योरी आप लोग लिखोगे, तो आप लोग बताओगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, जो ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, यानी कि इसका जो मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो आप लोग लिखोगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग E1 नाम दिए थे, तो हम लोग लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में क्या हो जाएगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी दूरी कितनी थी, दूरी मैंने आपको बताई थी R माइनस L। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। दिशा यदि आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हो, दिशा B से P की ओर, यानी कि जो दिशा हो जाएगी वो B से P की ओर होती है। जब हम लोग प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो जो दिशा होगी वो B से P की ओर, यानी कि दूर की ओर होगी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लिया है और ये समीकरण हम लोगों ने बना दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में क्या हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी थी, जो आपका माइनस Q है, माइनस Q से P तक की दूरी कितनी थी, मैंने आपको बताया था R प्लस L। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दूरी आप लोग लिखोगे R प्लस L का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं और इसकी दिशा की जब बात होगी तो दिशा हो जाएगी आपकी दिशा P से A की ओर, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखोगे जो आपका E2 है, E2 आप लोग देखोगे तो इसकी दिशा किधर की ओर है, P से इधर की ओर है, यानी कि A की ओर है। तो आप लोग बता सकते हो कि इसकी जो दिशा होगी वो आवेश की ओर ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब आगे आप लोग बताओगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग जब निकालोगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपका E1 होता है वो E2 से बड़ा होता है, यानी कि जो आपका E1 होता है वो आपका E2 से बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, E2 की जो वैल्यू है उसको हम लोग E1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप लोग आगे लिखोगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर, ये आपका E1 की वैल्यू हो गई। अब हम लोग माइनस करेंगे E2 की वैल्यू से, तो E2 की वैल्यू कितनी है आप लोग बताओगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आपकी E2 की वैल्यू हो गई, ये आपकी E1 की वैल्यू हो गई। अब इसमें आप लोग देखो, इसमें जो चीज कॉमन हो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये दोनों कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ये चीज है और इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन लिख लेंगे। आप लोग लिखोगे E बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर आपका Q इधर आ गया तो यहाँ पर बचा 1 अपान में क्या हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका क्या बचाएगा 1 अपान R प्लस L,
स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो फिर जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर आपका हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान में आपका हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र कौन सा पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए होता है ना। उसके बाद में फिर आपका क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो गया। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इसकी जब हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग लिखोगे इस प्रकार से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस हो गया। फिर हम लोग क्या है, यहाँ पर दिया गया है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। और जो आपका अपान में हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग जब नीचे आओगे तो क्या करोगे, आप करोगे ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये जो आप लोग ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो अंदर की वैल्यू है जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब ये आपका क्या है, माइनस का आर स्क्वायर, फिर आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस में है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और ये आपका प्लस माइनस में है तो ये जब बाहर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 2rl हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे। कैसे काटोगे आप लोग, मैं नीला पेन ले लेता हूँ यहाँ से, पेन कहाँ गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, काट दोगे। क्या हो जाएगा, आपका प्लस आर स्क्वायर है तो इसको हम लोग माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर से काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस आपका एल स्क्वायर है तो इसको हम लोग माइनस एल स्क्वायर से काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2rl प्लस 2rl कितना हो जाएगा 4rl हो जाएगा ना। तो यही चीज़ अब आप लोग नीचे लिखोगे कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 4rl अपान में क्या बचा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको आगे समझना ये है कि जो आपका एल है, ठीक है, वो आर से बहुत छोटा है। तो इसलिए आप लोग बता सकते हो कि जो आपका एल है वो आर से बहुत छोटा है, या फिर कह सकते हैं कि आर बहुत बड़ा है एल से। तो इसलिए हम लोग एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, यानी कि ना के बराबर मान लेते हैं। तो किस प्रकार से आपका हो जाएगा, तो आप लोग आगे आप लोग लिखोगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 4rl अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एल स्क्वायर था इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं, यानी कि जीरो के बराबर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस जीरो और ब्रैकेट बंद स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आर की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, आर की पावर 4 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। आगे आप लोग क्या करोगे, आगे आपको कुछ करना नहीं ज़्यादा, बस आपका समाप्त होने वाला है ये डेरिवेशन, ठीक है। आगे आप लोग लिखोगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि आप लोग जानते हो या तो केवल आप 4 लिख दो या फिर आप 2 इंटू 2 कर दो। 4 तो तब भी आ जाएगा वहाँ से ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग 2 इंटू 2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू 12 इंटू आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका नीचे आर की पावर 4 है तो यहाँ से आपका एक पावर कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा। तो आर की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि आर क्यूब हो जाएगा। अब आप लोग को क्या पता है, आप लोग को पता है कि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है, यानी कि वैध द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आप लोग यहाँ पर देखो Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L बराबर P होता है। तो यदि हम लोग चाहें तो Q इंटू 2L की जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं ना। तो आप लोग यही चीज़ यहाँ पर लिखोगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या हो जाएगा आपका Q इंटू 2L की जगह हम लोग क्या करेंगे P लिख देंगे तो P हो जाएगा, और 2 यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा 2P अपान में आर क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग जानते हो कि वायु अथवा निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है।
तो हम लोग जब वायवथा निर्वात के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग, ई बराबर 1/4 2p अपान में आर क्यूब, ठीक है। या फिर यदि हम लोग चाहें तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, 1/4 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई बराबर 9 × 10⁹ 2p अपान में आर क्यूब। तो इस प्रकार से जो आपका ये डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जो हमारा होने वाला है, ठीक है, उसका जो हमारा प्रश्न होने वाला है वो आपका हो जाता है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और आपके बोर्ड परीक्षा में 5-6 बार पूछा गया है। तो इसीलिए जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जाएंगे। तो उन्हीं में से एक प्रश्न ये भी है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, हम लोग को क्या बताना, हम लोग को बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया था, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब हम निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लो कि अक्ष और निरक्ष क्या होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका अक्ष होता है और ये आपका निरक्ष होता है। ये चीज आपको समझना है क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले अक्षीय स्थिति में ज्ञात किया था, अब हमारी बारी है निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करने की। तो सबसे पहले इसमें आपको डेरिवेशन में सबसे पहले आपको इसका डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि आपको डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग डेरिवेशन को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, डायग्राम समझेंगे, ठीक है। डायग्राम किस प्रकार से आपको बनाना है और उसमें क्या क्या चीज़ें बनानी है, वो सारी चीज़ें आपको समझना है। अब ऐसे तो आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, तो इसको मैं बना करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले ऊपर कर देता हूँ। अब हम लोग को क्या बनाना है, सबसे पहले हम लोग को बनाना है वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव के लिए ही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है, व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग क्या बना देंगे, वैद्युत द्विध्रुव बना देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है। अब इसको हम लोग नाम देते हैं ए और बी, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। यानी कि जब हम लोग हाफ दूरी लिखेंगे तो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए O है, ठीक है, O है, तो इसकी हाफ आप दूरी लिखोगे तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक आप लोग l लिख दोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आप लोग l लिख दोगे, यानी कि टोटल 2l होता है। लेकिन जब हम लोग हाफ हाफ लिखेंगे तो आपका l और l लिख सकते हो, यानी कि टोटल 2l हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका वैद्युत द्विध्रुव बन गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका जो मध्य बिंदु O है, ठीक है, मध्य बिंदु O से हम लोग क्या करेंगे, लंबवर्धक इस प्रकार से डालेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग निरक्ष डालेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से निरक्ष डालेंगे जिसकी दूरी यानी कि मध्य बिंदु O से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, या इसको हम लोग P बिंदु मान लेते हैं। इस पर हम लोग का क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको इससे मिला देंगे। अब जब हम लोग +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करते हैं तो इसकी जो दिशा होती है वो दूर की तरफ होती है। इसको हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, इसकी दिशा किस तरफ होती है, दूर की तरफ होती है। अब जब हम लोग इसको क्या करेंगे, दूर की ओर दर्शा देंगे और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, E1 नाम दे देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, E1 नाम दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो उसकी जो उसको हम लोग इस प्रकार से इससे मिला देंगे और उसकी जो दिशा होती है उसी आवेश की ओर होती है, तो हम लोग E2 नाम दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग को क्या बताना है, अब हम लोग को इनके और इनके बीच की दूरी पता करनी होगी, इनके और इनके बीच की और इनके इनके बीच की, ठीक है। तो क्या होगा, B से P तक की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आधार कितना है, आपका आधार L है और कर्ण आपका जो लंब है वो R है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका R² प्लस L²। सेम चीज इधर भी होगी क्योंकि इधर भी आधार आपका L है और लंब आपका R है, ठीक है। तो इसका जो कर्ण हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा R² प्लस L²। ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे बहुत ही सिंपल सी चीज, एक चीज और आपको समझ लेना है, फिर आपका ये जो डायग्राम होगा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लंबोत घटक और क्षैतिज घटक यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है इसको आपको कह सकते हैं इग्नोर करना है, क्योंकि अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब अगल बगल में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आपको ध्यान नहीं देना, आपको टोटल डायग्राम पे ध्यान देना है। इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देख लेना है पुरानी, मतलब कि पीछे बैक करके, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पर लंबवत और क्षैतिज घटकों में इसको डिवाइड करना है। तो जो हम लोग लंबवत घटक डालेंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऊपर, यानी कि इसको हम लोग नाम देंगे E1 साइन थीटा, ठीक है। और जो आपका नीचे वाला होगा इसको हम लोग क्या नाम देंगे, E2 साइन थीटा।
ये आपका क्या हो गया, लंबवत घटक हो गया। अब जो लंबवत घटक है दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि इसमें एक ही लाइन में है, एक ही दिशा में है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ये लोग निरस्त कर देंगे, यानी कि समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल नहीं पाएंगे। तो उसको उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्षैतिज घटक की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्षैतिज घटक आपको डालने के लिए इस प्रकार से यहाँ से आप लोग क्षैतिज घटक बना देंगे, क्योंकि आपका क्षैतिज घटक इसी प्रकार से होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा E1 cos थीटा, और जो आपका E2 के कारण हो जाएगा आपका हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो ये आपका चित्र निकल करके आ गया है। तो इसे आप लोग एक बार अपनी कॉपी में बना करके देख लो और साथ ही में समझ लो। यही सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बना करके बताई हैं। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार अच्छे तरीके से बना लोगे, तभी आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इतना हो गया, जैसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार बना लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग समझेंगे, यानी कि नीचे क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने बनाई है जो यहाँ पर, उसी चीज़ों को यहाँ पर हम लोगों ने नीचे लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका जो थ्योरी लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि माना कि कोई वैद्युत ध्रुव ए बी किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है, यानी कि जो आपका वैद्युत ध्रुव है उसका नाम क्या है, ए बी नाम है ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि माना कि कोई वैद्युत ध्रुव ए बी किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, इसके मध्य बिंदु O से लंबवर्धक r दूरी पर कोई बिंदु P, यानी कि इसका जो मध्य बिंदु O है इससे लंबवर्धक यानी कि r दूरी पर कोई बिंदु P है। अब इसी P बिंदु पर हम लोग को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे E1 बराबर, क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपान में क्या हो जाएगा R। अब यहाँ पर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसकी दूरी कितनी है, आप लोग देखोगे दूरी है आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी दूरी है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यही चीज़ कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद करके हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग इतना देख लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और आगे हम लोग इसको और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग इसको अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने किया था E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपान में था आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से था। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका अंडर रूट हट जाएगा। तो नीचे आपका इक्वेशन बन जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आपका अंडर रूट हट गया, स्क्वायर यहाँ से भी हट गया, तो ये दोनों चीज़ें हट गई। अभी आपका क्या हो गया, समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण एक की जब हम लोग दिशा की बात करेंगे तो दिशा आपकी बी से पी की ओर होती है, क्योंकि आप लोग चित्र में देख सकते हो दिशा किधर की ओर होती है, बी से पी की ओर होती है, यानी कि दूर की तरफ होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर समीकरण एक में बता सकते हैं कि इसकी जो दिशा होती है वो बी से पी की ओर होती है। तो इस प्रकार से आपका प्लस क्यू आवेश के कारण निकल करके आ गया। अब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी जो दूरी थी वो भी सेम थी। तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे आप बताओगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q आपका नीचे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या होता है यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं होगा, ये गलती से लग गया है यहाँ पर। इसको आप लोगों को काट देना है, क्योंकि आपका क्या होता है, इसको आप लोगों को क्या करना है, काट देना है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्क्वायर जो है वो हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण सेकंड बना लेंगे और इसकी जो दिशा होती है वो पी से ए की ओर होती है, यानी कि दिशा आप लोग देख सकते हो पी से ए की ओर दिशा होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि E1 व E2 को लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्या है आपका ए, ये आपका है लंबवत घटक और ये आपका है क्षैतिज घटक, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपका क्षैतिज घटक है, ये आपका लंबवत घटक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि E1 व E2 को लंबवत और क्षैतिज घटकों में बांटा गया है। E1 व E2 के लंबवत घटक क्रमशः E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि E1 व E2 के लंबवत घटक कौन कौन से हैं, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये क्या है आपका लंबवत घटक है।
आगे आप इसमें बताओगे तथा क्षैतिज घटक क्रमशः E1 cos थीटा व E2 cos थीटा है। ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है। आगे आप लोग बताओगे कि लंबवत घटक परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखाएं भी एक हैं, इसीलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका लंबवत घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ठीक है, ये कैसे हैं, परिमाण में बराबर है, लेकिन इनकी जो कह सकते हैं क्रिया रेखा है वो एक ही है, तो इसीलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो हो जाएगा निरस्त हो जाएगा। आगे आप इसमें बताओगे कि इसीलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटकों के कारण होगी, यानी कि हम लोग क्षैतिज घटकों के कारण ही परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अब आप लोग आगे बताओगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए जो आपका cos थीटा होता है बराबर क्या हो जाता है, आपका आधार बटे में कर्ण हो जाता है। तो आधार यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आधार कितना है, आधार L है, कर्ण कितना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है अंडर रूट में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा की जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, L अपान में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब नीचे हो जाएगा आपका E बराबर, क्योंकि आपका E1 जो है, E1 की जगह पर क्या लिखोगे, E1 की जगह आप लोग लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब cos थीटा की जगह पर आप लोग लिखोगे L अपान में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था cos थीटा की जगह पर ये चीज लिखना है। ठीक है, अब आगे आप लोग लिखोगे E2 की जगह पर, तो E2 की जगह पे आप लोग यही चीज लिखोगे कि E2 की जगह पर लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग cos थीटा की जगह पर भी आप लोग यही सेम चीज लिखोगे, तो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे L बटे में आपका हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, इन दो को, दोनों चीज़ें सेम 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 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सेम है और यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालोगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के QL अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1+12, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका, ये दोनों क्या है कॉमन है, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, तो यहाँ का आपका 1 हो जाएगा और यहाँ का भी आपका 1 हो जाएगा, तो 1+1 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आप लोग इसको ऐसे लिखोगे, ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L अपान में हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब एक और आधे को आप लोग जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो गया है, तो इसे आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका समाप्त होने वाला है, एकदम समाप्ति के कगार पर है, तो आप लोग को ध्यान से देख लेना, 2 मिनट और बस ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग एक बार नोट कर लो। अब आगे इसमें आप लोग बताओगे कि जो आपका L होता है, L जो आपका होता है वो आपका R से बहुत छोटा होता है। ठीक है, L क्या होता है आपका R से बहुत ही छोटा होता है, तो जो आपका L स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो आपका L स्क्वायर हो जाएगा वो आपका R से बहुत ही छोटा हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, यानी कि इसको हम लोग ना के बराबर मान लेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो आपका R स्क्वायर, तो R स्क्वायर रहेगा, लेकिन जो आपका L स्क्वायर है इसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, तो ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल केवल आपका R स्क्वायर बचेगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर नीचे लिखनी है कि L स्क्वायर को नगण्य मानने पर ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L अपान में क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर, क्योंकि आपका L स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, तो केवल केवल R स्क्वायर ही तो बचेगा। अब आपका बटे में यहाँ पर आपका बाहर हो जाएगा 3/2, तब हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, R की पावर कितनी बचेगी, केवल और केवल 3 बचेगी। तो लेकिन यहाँ पर आप नीचे बता सकते हो कि Q इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो यदि हम लोग चाहें तो Q इंटू 2L के बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग चाहें तो Q इंटू 2L को हम लोग ना लिख करके हम लोग केवल केवल यहाँ पर P लिख दें। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान में, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, Q इंटू 2L को ना लिख करके यहाँ केवल केवल P कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों ने, केवल केवल P कर दिया, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, केवल R³ बचेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R की पावर कितनी बचेगी, R³ बचेगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया है, तो इसे भी आप लोग को ध्यान से देख लेना है। अब यही आपको क्या होता है, सूत्र हो जाता है। अब यदि हम लोग वायु अथवा निर्वात के लिए बात करें, तो वायु अथवा निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो आपका 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो K का मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो आपका यहाँ से K भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R³। या फिर हम लोग यदि हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9 × 10 की घात 9। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे ई बराबर 9 × 10 की घात 9 पी अपान में आर क्यूब। तो ये जो आपका डेरिवेशन था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ, और यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो हम पढ़ने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, इंपॉर्टेंट का टिक लगा देंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट का टिक लगाएंगे, उसका पे आप लोग इसमें सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा इसमें हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आप लोग बताओगे कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र सिंपल सा हो जाता है P बराबर Q/2L। तो ये सूत्र आपको यहाँ से समझ गए होंगे। तो इसका कैसे आप लोग उसको अच्छी तरह से समझना है यदि, तो आपको यहाँ पर डायग्राम को देखना पड़ेगा। जैसे आप लोग डायग्राम देखोगे तो इसकी परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको डायग्राम बना करके समझा देता हूँ, यहीं पर मैं बना देता हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। यहीं पर नीचे में बना देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, हम लोग से बताया कि यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं किस प्रकार से बना होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो आपका होता है वो आपका -Q और +Q आवेशों से मिल करके बना होता है, ठीक है। जिनके बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है, 2L होती है। तो इसमें यही चीज़ हमसे कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, तो यहाँ पर हम लोग से परिमाण के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर चिन्ह से कोई मतलब नहीं, परिमाण देखेंगे तो यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, हम लोग से बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, यानी कि एक आवेश का परिमाण हम लोग लेंगे क्यों, क्योंकि आपका दोनों आवेश जो है सेम है, यानी कि इसका परिमाण भी सेम है, इसका परिमाण भी सेम है। तो एक आवेश का परिमाण हम लोग ले लेंगे क्यों, इंटू क्या कर देंगे तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे आवेश से, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, सेम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में कोई भी समस्या नहीं होगी, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे चित्र के माध्यम से भी। अब आइए आगे जो हमारा मेन काम है उसको हम लोग समझते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये डेरिवेशन आपको समझना जरूरी होता है। तो इस डेरिवेशन को समझने से पहले आपको उसका चित्र समझना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग चित्र समझ जाओगे ना, तो डेरिवेशन में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि आप चित्र नहीं समझ पाओगे तो फिर आपको डेरिवेशन में समस्या आने वाली है। तो यहाँ इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, लेकिन ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर चित्र लाइव में बना करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। तो चलो मैं बना करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र जो कि एक समान है। तो इसलिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम लोग ई बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग ई बता सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है थीटा कोण पे, ठीक है। इस प्रकार से आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें रखा हुआ है थीटा कोण पे, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आपका -Q और +Q आवेशों से मिल करके बना होता है, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए और बी। जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है इसको हम लोग ए बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो -Q और +Q आवेशों से मिल करके बना होता है, और उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पहले से पता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पहले से पता है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आप लोग +Q आवेश के कारण जो इसमें जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो बल लगेगा उसको हम लोग F लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं Q/E, ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। उसके यहाँ पे यदि हम लोग -Q आवेश के कारण की बल की बात करेंगे तो इसमें जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। तो इसमें भी हम लोग F लिखो या फिर आप लोग Q/E लिखो, बात एक ही है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। अब आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है वो आपका थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो ये जो आपका एंगल हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लाइन खींचेंगे और ये ऊपर से हम लोग इस पर लंब डालेंगे, क्योंकि हम लोग को लंबवत दूरी की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। तो अब ये क्या हो गया, इसको हम लोग सी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब आपको आगे सॉल्व करना है, इसको लंबवत दूरी जो आपकी है इसको हम लोग को पता करना है। तो लंबवत दूरी पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये क्या है, आपका थीटा है।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज है ए बी सी, यानी कि त्रिभुज क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है ना, तो इसमें जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर आपको क्या होता है, आपको पता होगा कि लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लंब कितना है, तो लंब आप लोग जानते हैं कि लंब कितना है आपका, लंब आपका BC है, ठीक है, लंब कितना है, BC है। और कर्ण कितना है, कर्ण आपको पता है 2l है, 2l है। अब ये किधर क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर BC अपान में 2l है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2l को इस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2l साइन थीटा बराबर BC, ठीक है। तो ये BC जो आपका है, लंब जो आपका है, ये इसका मान कितना निकल करके आ गया, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हो 2l साइन थीटा निकल करके आ गया। तो ये आपकी लंबोत दूरी निकल करके आ गई। तो इस प्रकार से ये चित्र आपका कंप्लीट हो गया है। तो चित्र को आप लोग समझ गए होंगे, तो फिर आपको आगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो एक बार चित्र को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आपका जो थ्योरी है उसको हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत बल जो आपका है क्यू इंटू यू वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत बल जो आपका है क्यू इंटू ई आपका वैद्युत क्षेत्र के ई के विपरीत दिशा में कार्यरत है। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। जो चीज़ हम लोगों ने चित्र में देखा है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से समझ लिया होगा। तो इसको अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। आगे आपको यहाँ पर एक सूत्र याद करना है, ठीक है। सूत्र क्या होता है वो हम लोग समझेंगे इसमें। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि दोनों बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत हैं तथा इनकी क्रिया रेखाएं भी एक नहीं हैं। इसीलिए यह एक बल युग्म की रचना करेंगे, यानी कि जो आपका जो बल है दोनों वो कैसे हैं, परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में इनके विपरीत हैं, इसीलिए ये क्रिया रेखाएं भी इनकी एक नहीं है, इसलिए एक बल युग्म की रचना करेंगे। तो जो बल युग्म का आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है कि बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र टाउ बराबर आपका होता है बल इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको चित्र में बताया था लंबवत दूरी कितनी बताई थी, 2l साइन थीटा बताई थी, और बल कितना है आपका Q इंटू ई है। तो यही चीज आपको यहाँ पर सूत्र में लिख देना है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, इंटू में क्या हो जाएगा आपका 2l साइन थीटा, बल कितना है आपका Q इंटू ई है, और बलों के बीच लंबवत दूरी कितनी है 2l साइन थीटा है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया। लेकिन आपको पता है Q इंटू टी एल बराबर क्या होता है, P होता है ना। तो Q इंटू 2l की जहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, क्योंकि आपका जो Q इंटू 2l है इसकी जहाँ पर हम लोग P लिख देंगे तो फिर क्या बचा आपका यहाँ पर P के बाद E फिर साइन थीटा, तो पी ई साइन थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका ये हो जाएगा सूत्र, ठीक है। आगे हम लोग बता सकते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आपका पीई साइन 90। तो टाउ मैक्सिमम बराबर आपका हो जाएगा पीई, क्योंकि आपका जो साइन 90 होता है उसका मान होता है 1, तो इसीलिए आपका साइन 90 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा टाउ मैक्सिमम बराबर पीई। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग इसी के माध्यम से वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताएंगे कि टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा है। ये चीज आपका होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। तो यदि हम लोग ई बराबर 1 कर दें, यानी कि ई का मान 1 कर दें और थीटा जो है आपका, थीटा का हम लोग 90 डिग्री हो जाए, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी बचेगा, यानी कि केवल केवल टाउ पी बचेगा, यानी कि क्योंकि आपका जो ई है ए भी कैंसिल हो जाएगा, और थीटा जब हम लोग 90 डिग्री कर देंगे तो थीटा भी आपका यहाँ साइन थीटा भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल बचेगा आपका पी बचेगा और इधर आपका टाउ बचेगा, तो टाउ बराबर केवल पी बचेगा। तो आगे आप लोग इसमें बताओगे, अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को एक क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन जो था पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसका आंसर मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। उसके बाद तो हमारा प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, इसकी उपपत्ति भी दीजिए। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका हो जाता है कि गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, और साथ ही में उसका प्रूफ भी हम लोग को देना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इस पर IMP का टिक लगा लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद में फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हो अंत तक तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। फिर हम लोग इसका आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ, फिर हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता ही चल गया कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है कि गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं और इसकी उत्पत्ति भी कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब इसका हम लोग उत्तर देखते हैं।
तो उत्तर में सबसे पहले हम लोग को बताना है कि गॉस की प्रमेय आखिर क्या है। तो गॉस की प्रमेय में आप लोग इसका उत्तर बताओगे, यानी कि इसकी परिभाषा बताओगे कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात आप लोग बता सकते हो कि फाई ई बराबर आपका हो जाता है Q इंटू 1/ε0। इसको हम लोग Q/ε0 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है गॉस की प्रमेय। अब इसकी उत्पत्ति हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि किस प्रकार से आपकी ये निकल करके सूत्र आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो सबसे पहले इसकी परिभाषा को और ये सूत्र को। उसके बाद में फिर हम लोग इसकी उपपत्ति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसकी अब उपपत्ति करते हैं। तो इसके प्रूफ में आपको सबसे पहले इसका डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे आप लोग डायग्राम समझ जाओगे, फिर इसमें क्या-क्या चीज़ें करनी है वो भी आप लोग आसानी से समझ जाओगे। तो इसका डायग्राम सबसे पहले आप लोग समझ लो। तो डायग्राम कैसे समझोगे वो मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाने वाला हूँ। तो डायग्राम में आपको सबसे पहले क्या बनाना है, डायग्राम बना करके समझ लेना है। जैसे आप लोग डायग्राम समझ जाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। आगे बाकी जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा ही दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या मानेंगे, आप लोग मान लीजिए कोई एक आपका बंद गॉसियन पृष्ठ है। इस प्रकार से मान लीजिए कोई आपका एक बंद गॉसियन पृष्ठ है, जिसमें कोई आपका बिंदु उपस्थित है ओ। ठीक है, अब इस ओ बिंदु पर कोई आपका आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। इस प्रकार से ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। अब इस जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, इस पर कोई एक बिंदु आप मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु पी है। ठीक है, इसके चारों ओर हम लोग किसकी कल्पना करेंगे, हम लोग इसके चारों ओर एक आपका डी ए क्षेत्रफल यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे आगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक समझ लिया है कि यह एक आपका गॉसियन पृष्ठ है, जिसमें आपका कोई बिंदु O है, जिस पर आपका प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। उसके अलावा गॉसियन पृष्ठ पर कोई बिंदु आपका P है, जिसके चारों ओर आपका क्या है, डीए क्षेत्रफल यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल हम लोगों ने माना है। इसके आगे आप लोग क्या बताओगे, इसके आगे आप लोग बताओगे कि जो आपका डीए क्षेत्रफल है यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल है, इसके कारण जो आपका बिंदु O पर जो आपका कोण बनेगा, वो कोण क्या हो जाएगा, आपका घन कोण कहलाएगा। यानी कि जो आपका अल्पांश क्षेत्रफल के कारण जो आपका कोण बनता है, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। घन कोण को हम लोग डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका डी ओमेगा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग डी ओमेगा यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या आपकी आपको पता होना चाहिए, इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, आपका आर है। तो इस प्रकार से इसकी त्रिज्या भी आ गई। उसके आगे आपको यहाँ पर बता देना है कि ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और साथ ही में ये आपका है क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो क्षेत्रफल सदिश है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो कोण है आपका, वो थीटा कोण है। तो आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है। तो इसमें हम लोगों ने क्या-क्या आपको चीज़ें बताई हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कोई एक आपका बंद पृष्ठ है, बंद गॉसियन पृष्ठ है, जिसमें आपका कोई बिंदु O है, जिस पर आपका प्लस Q आवेश रखा हुआ है। अब यह गॉसियन पृष्ठ पर कोई आपका बिंदु P है, जिसके चारों ओर हम लोगों ने अल्पांश क्षेत्रफल dA माना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो आपका dA क्षेत्रफल के कारण जो आपका बिंदु O पर जो आपका कोण बनना है, वो क्या है, आपका डी ओमेगा यानी कि घन कोण बनना है, तो इसे हम लोग घन कोण बताएँगे। उसके बाद फिर आपका इसका जो त्रिज्या है वो आपकी r है, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, और उसके क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो कोण बनना है, उसे हम लोग थीटा बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ तक चित्र समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे किस प्रकार से आपको थ्योरी में लिखना है और किस प्रकार से आगे इसको सॉल्व करना है, उसको आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो आपका प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण हम लोग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर होता है। इसको हम लोग पहला समीकरण बना देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि जो आपका अल्पांश क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, डीए है। तो डीए के कारण जो आपका बिंदु O पर जो आपका अंतरित घनकोण हो रहा है, यानी कि डी ओमेगा हो रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया सेकेंड समीकरण, क्योंकि डी ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग सेकेंड समीकरण बना लेंगे। उसके आगे आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग बताएंगे कि अब अल्पांश डी ए से बद्ध अल्प वैद्युत फ्लक्स, यानी कि जो आपका ये डी ए क्षेत्रफल है, इससे बद्ध जो आपका अल्प वैद्युत फ्लक्स है, उसको हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग जब इसका निकालोगे तो फिर क्या आएगा आपका डी फाई ई, यानी कि जो आपका डी ए है यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल है, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्योंकि इसका जो आपका जो सूत्र पता होगा वैद्युत फ्लक्स का, वो सूत्र होता है आपका फाई ई बराबर
ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये ई ए कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डी ए यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल के कारण बल प्लस निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए की जगह पर, यानी कि ए क्या है आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की जगह पर यानी कि ए की जगह पर क्या हो जाएगा आपका ई डी ए हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, इस प्रकार से हो गया ना। यही चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्प बल प्लस आपका इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अब संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से बद्ध कुल बल प्लस निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले अल्पांश डी ए से बद्ध अल्प बल प्लस निकाला, यहाँ पर इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग अब संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से बद्ध कुल बल प्लस जब आप लोग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इस ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। इसकी जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो फिर आपका कुल बल प्लस निकल करके आ जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका समाकलन डी फाई ई। तो डी फाई ई का जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिखेंगे ना, ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्या है आपका डी फाई ई, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी फाई ई की बराबर क्या कर देंगे आप लोग, ई डी ए कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग समाकलन लगा करके ई डी ए कॉस थीटा बना देंगे इस प्रकार से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समीकरण 1 से आप लोग यहाँ पर मान रखेंगे कि जो आपका ई है। अब समीकरण 1 में आप लोग देखेंगे तो क्या है, ई बराबर क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, है ना। तो यदि हम लोग चाहें तो ई की जगह पर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं ना ई की जगह पर। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फाई ई बराबर आपका हो जाएगा समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। उसके बाद में फिर आपका क्या बचा, डी ए कॉस थीटा बता, तो ये चीज हम लोग लिखेंगे डी ए कॉस थीटा। अब आगे आप लोग क्या करोगे, जो आपका Q है, ठीक है, Q है और साथ में जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लोग समाकलन से बाहर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा आपका, तो अंदर आपका बच जाएगा डी ए कॉस थीटा और बटे में आपका आर स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा समाकलन डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। अब हम लोग समीकरण दूसरे का यूज करेंगे, यानी कि जो आपका समीकरण दूसरा यहाँ पर हम लोग ने बनाया था, समीकरण सेकेंड, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो समीकरण सेकंड से हम लोग क्या करेंगे, फाई ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखा क्या था, यहाँ पर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब अंदर क्या था समाकलन के डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर था। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि डी ओमेगा बराबर क्या है, डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जो आपका डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम लोग डी ओमेगा लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेम है। डी ओमेगा बराबर क्या है आपका डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर, वही चीज यहाँ पर भी है। तो यदि हम लोग चाहें डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर की जगह पर डी ओमेगा लिख सकते हैं ना। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखेंगे हम लोग, फाई ई बराबर आपका हो जाएगा, ये चीज आपको यहाँ पर लिखना है, फाई ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समाकलन आपका क्या हो जाएगा डी ओमेगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर की जगह पर क्या कर दिया, डी ओमेगा कर दिया समीकरण सेकेंड से। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। अब समाकलन डी ओमेगा बराबर आपका क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो यदि हम लोग चाहें समाकलन डी ओमेगा बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं 4 पाई, यानी कि इसकी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं 4 पाई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि फाई ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आपका यहाँ पर गुणे में क्या हो जाएगा आपका 4 पाई, क्योंकि हम लोग क्या कर देंगे समाकलन डी ओमेगा की जगह पर हम लोग 4 पाई कर देंगे। उसके बाद में फिर आपका क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपका फाई ई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो यही चीज आप लोग का सूत्र निकल करके आ जाता है और ये उत्पत्ति जो आपकी होती है पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है, फाई ई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।